चुन के, एक एक को चुन चुन के जितनी जनता आरएसएस और बीजेपी से, मोदी जी और अमित शाह से खास तौर पे उनको जेल भिजवाने का काम करेगा भारत का संविधान, और हम भारत के संविधान के सिपाही हैं। एक नहीं बचेगा, एक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज जंक्शन, जहां खबर सिर्फ सुर्खियों में नहीं रहती बल्कि उसके पीछे छिपे सवालों को भी आपके सामने रखा जाता है। आज की कहानी सिर्फ कुछ नेताओं के बयानों या संसद में हुई बहस की कहानी नहीं है। आज की कहानी उस राजनीति की है जिसका असर सीधे देश की जनता, युवाओं और लोकतंत्र पर पड़ता है। संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बढ़ती राजनीतिक गर्मी हो, देश के बड़े नेताओं के बीच तीखी बहस हो, या फिर ऐसे बयान जिन पर पूरे देश में सवाल खड़े हो जाएं, इन सभी घटनाओं को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज की राजनीति ही कल के भारत की दिशा तय करती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संसद के अंदर ऐसा क्या हो रहा है? नेता एक दूसरे के सामने इतने तीखे तेवर में क्यों नजर आ रहे हैं? इन बयानों के पीछे की राजनीति क्या है और इसका असर आगे देश पर क्या पड़ सकता है? आज हम इन सभी सवालों को एक एक करके समझेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपको इन घटनाओं के पीछे की पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। सबसे पहले बात करते हैं संसद के उस घटनाक्रम की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ एक सांसद अपनी बात बेहद जोरदार तरीके से रखते नजर आते हैं। वीडियो में संसद के भीतर राजनीतिक माहौल साफ तौर पर गर्म दिखाई देता है। सांसद अपनी बात रखते हुए सरकार और करते हुए 200 बड़ी एक बारी पार के समय से बड़ी परेशानी दिल्ली के दोरों की गोरू के सांसद बड़ी सांसद के भीतर 200 देश में बड़ी परेशानी को देश में बड़ी बड़ी एकतर सत्ता पक्ष के सामने सवाल खड़े करते नजर आते हैं और उनके अंदाज से साफ दिखाई देता है कि मुद्दा सामान्य नहीं है। संसद में जब कोई नेता इस तरह अपनी बात रखता है तो उसके पीछे सिर्फ एक बयान नहीं होता बल्कि उसके पीछे राजनीतिक संदेश भी होता है। सवाल यह है कि आखिर उस सांसद ने क्या कहा, किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा और सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पहले आप खुद देखिए कि संसद के अंदर क्या हुआ। तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो। आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, 1500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे अडानी का नाम लो पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है, 440 बार का करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों के लिए लाइए और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। कहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी दुकानदार का, छोटे व्यापारी का माफ रहेगा, बकाया रहेगा, उससे 30 लाख रुपए लेके 70 लाख रुपए माफ। क्योंकि यही काम तो किया है आपने। आंकड़े पढ़ रहा हूं मान्यवर, ध्यान से पूरे देश को सुनना चाहिए क्या है आपकी असलियत। आपने भूषण स्टील का 54,000 करोड़ रुपए कर्जा बकाया था, 42,000 करोड़ रुपए आपने वसूला, 23% आपने माफ किया। एसआर का, भूषण स्टील का 57,000 करोड़ रुपए बकाया था, 35,000 करोड़ वसूला, 38% आपने माफ किया। 8,000। अब आपने तस्वीर खुद देख ली है। इस तरह के घटनाक्रम को सिर्फ एक वायरल वीडियो समझकर आगे बढ़ जाना सही नहीं होगा। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है जहां सरकार के फैसलों पर सवाल पूछे जाते हैं और विपक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचाता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि तीखी राजनीतिक बहस के बावजूद जनता के असली मुद्दे चर्चा के केंद्र में बने रहें। अगर संसद में बहस होती है तो उसका फायदा देश की जनता को मिलना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि रोजगार, महंगाई, शिक्षा,
स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य पर सरकार और विपक्ष की ठोस सोच क्या है। इसलिए आने वाले समय में इस तरह की राजनीतिक बहस का असली मूल्यांकन इसी बात से होगा कि क्या इससे जनता के मुद्दों पर कोई ठोस जवाब या समाधान सामने आता है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां संसद के अंदर अमित शाह और राहुल गांधी के बीच जोरदार राजनीतिक बहस का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राहुल गांधी सदन के अंदर अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं, जबकि अमित शाह भी संसद में मौजूद है। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मुद्दों को लेकर तीखी बयानबाजी का माहौल दिखाई देता है। यह कोई सामान्य बहस नहीं है, क्योंकि जब देश के दो बड़े राजनीतिक चेहरे संसद के अंदर आमने सामने होते हैं तो उनके हर बयान का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अमित शाह और सरकार के सामने कौन से सवाल उठाए, अमित शाह की तरफ से क्या जवाब दिया गया, और इस पूरी बहस के पीछे वह कौन सा मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति आमने सामने दिखाई दे रही है। अब आप खुद देखिए कि संसद के अंदर दोनों पक्षों के बीच क्या हुआ। गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, मेरा तो जवाब मांग लिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। सर अरे सर, इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, तो आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए? सिर्फ अरे क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? स्पीकर सर, आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं सर। A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 मान्य स्पीकर सर ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। अब आपने पूरी बहस देख ली। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है और सरकार का पक्ष रखना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी। लेकिन जब दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता है तो जनता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस बहस से आम लोगों को क्या हासिल होगा। राजनीतिक आरोप और जवाब अपनी जगह हैं, लेकिन देश की जनता चाहती है कि संसद में होने वाली बहस रोजगार, महंगाई, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और देश की सुरक्षा जैसे वास्तविक मुद्दों पर ठोस परिणाम तक पहुंचे। राहुल गांधी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं के बीच होने वाली बहस निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चा को प्रभावित करती है, लेकिन आने वाले समय में जनता यह देखेगी कि बयानबाजी के बाद जमीन पर क्या बदलता है, क्योंकि राजनीति की असली परीक्षा भाषणों में नहीं बल्कि काम और जवाबदेही में होती है। अब बात करते हैं तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण खबर की। इस बार तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ संसद में एक महिला सांसद अपनी बात रखती नजर आती है। वीडियो में पहले अमित शाह का बयान दिखाई देता है और उसके बाद संसद के अंदर महिला सांसद की प्रतिक्रिया सामने आती है। उनके बोलने के अंदाज से साफ दिखाई देता है कि वह किसी गंभीर राजनीतिक मुद्दे पर अपनी बात रख रही हैं। संसद के भीतर इस तरह का घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक नेता के बयान के बाद दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया कई बार पूरी बहस का राजनीतिक अर्थ बदल देती है। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिस पर प्रतिक्रिया सामने आई? महिला सांसद ने उसके जवाब में क्या सवाल उठाए और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन सा बड़ा राजनीतिक मुद्दा है? इन सवालों को समझने से पहले आप खुद यह पूरी तस्वीर देखिए। कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया। उन्होंने वो लाखों शहीदों का मान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी
पार्टी शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं? 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था। सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी। अब आपने ये क्लिप भी देख ली। इस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि संसद में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने अपने मुद्दों को सामने रखते हैं और इसी बहस से लोकतंत्र आगे बढ़ता है।